मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया 73 में, यूरोप का ट्रिप लगाया तो फिर 74 75 में फिर मैं गया BMX साइकिल देखी बाहर भी अब। तो मैं वो एक BMX साइकिल वहाँ से उठा के लाया, तो यहाँ आके बनाई हमने, मेकिंग डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट डिज़ाइंस। तो फिर आगे बढ़ते गए। बहुत इम्पोर्टेंट स्किल होती है नेगोशिएशन स्किल्स, तो उसमें खास तौर पर किन 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैंने एक गुर सीखा है, भी कभी डील क्लोज करके अगर कोई नहीं आपकी प्राइस मान रहा है या आपको वो ऑर्डर नहीं दे रहा, तो डोंट क्लोज द डोर। तो बोलो भी ठीक है, अभी लेट मी थिंक इट ओवर, तुम भी सोच लो, मैं भी सोचता हूँ। नेवर शट द डोर। आपके माल में कभी कोई कंप्लेंट भी आ जाती है तो यू शुड कंसिडर द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर को कभी नियम नहीं कह सकते भी तुम गलत हो, और जो अगर वो गलत भी है उसको बोलो नहीं तो ठीक है, लेकिन 30 seconds टू वॉक एंड टेक द पद्मश्री एंड कम बैक। और प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए तो मेरे मन में था भी उनको मैं कैसे क्या बात करूँ। एक तो उन्होंने आते ही मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखा और बोला लुधियाना का क्या हाल। जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एक लेवल अचीव कर चुके हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं, वो आगे अपना विजन कैसे बढ़ा सकते हैं, और दूसरा जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए आपकी क्या राय है? तो एक ही मंत्र है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है और कुछ लोगों की पहचान उनके नाम, काम और कर्म से होती है। आज हमारे बीच में है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी मेहनत, सच्चाई और दृढ़ संकल्प से न केवल अपनी कंपनी को देश विदेश तक पहुंचाया, बल्कि उनके संपर्क में जितने भी लोग आए उनको भी हमेशा सही मार्गदर्शन दिया है, और इसी कारणवश उनको नवाजा गया है पद्मश्री से। Ladies and gentlemen, it is my honor to interview one of the leading industrialists of Punjab, a philanthropist, an epitome of simplicity, and someone who is forever in the list of a few good men. Managing Director A1 Cycles, Padma Shri ओंकार सिंह पावा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। पावा साहब, मेरा पहला सवाल मैनेजिंग डायरेक्टर A1 साइकिल के लिए है। आपने सबसे पहले किस उम्र में A1 की साइकिल चलाई थी? मैं जब स्कूल में था, आई थिंक वो 10-11 ईयर्स ओल्ड, 10-11 साल का था। तो पहले तो वो साइकिल तो पहले तो ब्लैक साइकिल ही होती थी, एक ही जो 22 इंच 24 इंच की 22 इंच की साइकिल, और उसको कोई बच्चों की साइकिलें जो आजकल आप देख रहे हैं वो तो बनती नहीं थी, ना ही बनती होंगी, यहाँ लुधियाना में नहीं थी। तो साइकिल पे जब वो सीट पे, गद्दी पे तो नहीं बैठ सका, लेकिन पीछे कैरियर पे बैठ के साइकिल चलानी शुरू करी। पहले ऐसे ही था कि क्या पीछे का कैरियर पे बैठ के चलाए, या फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे हाइट थोड़ी बड़ी तो फिर सीट पे बैठ के चलाया। और स्कूल तक तो हम टोंगा में ही जाते थे, क्योंकि मॉडल टाउन में घर था और सिविल लाइन में स्कूल था। लेकिन कॉलेज में जब गए तो फिर साइकिल पे जाना शुरू किया। लेकिन आफ्टर स्कूल आवर्स घर में आके साइकिल और कोई ज़्यादा कोई गेम भी नहीं थी उस वक्त भी। तो स्कूल से आके बस साइकिल चलाने लग गए, कभी मार्केट चले गए, कभी कहीं चले गए। दिन में कम से कम 1 घंटा साइकिल तो चलती थी उस वक्त। तो अब्बास साहब, जब आप अपनी A1 की खुद साइकिल चला के कॉलेज में जाते थे तो कैसा लगता था दैट ओह, ये तो मेरी अपनी साइकिल है, माय ओन ब्रांड? दैट वाज डिफरेंट, इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। देन फिर हुआ भी, हाँ भी सब काली साइकिल चलाते हैं, तो मैंने फैक्ट्री जाके बोला मेरे को ग्रीन कलर की साइकिल बना दो, थोड़ा इसका मडगार्ड का इसमें क्रोम प्लेटिंग कर दो, थोड़ी डिफरेंट लुक हो जाए, इसके ऊपर डायनमो लगा दो, then it should look different cycle। यहीं से मैं दूसरे सवाल पे भी आ रही हूँ आपसे कि आपने 11 साल की उम्र में जो पहली साइकिल चलाई, और उससे अब आपने साइकिल इंडस्ट्री में इतनी उपलब्धियां हासिल करी हैं, न्यू इनोवेशंस आप लेके आए हैं, तो ये जो सफ़र था इसमें आपका और परिवार का कितना योगदान रहा है? नहीं, सारा योगदान ही पूरे परिवार का था। लेकिन जब मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया 73 में, तो फिर जब एक यूरोप का ट्रिप लगाया तो फिर 74 75 में फिर मैं गया, तो बाहर जाके देखा जो कुछ मैंने BMX साइकिल देखी बाहर भी अब, बाइसिकल मोटोक्रॉस जो है। तो मैंने वहाँ से फ़ोन किया अपने कज़न को भी, यहाँ पर ये साइकिल चलती, कहते आप सैंपल ले आओ,
मैंने कहा जी उसका फ्रेट लगेगा, कुछ होगा। कहता कोई बात नहीं लगेगा, तो आप लेके आओ, हम यहाँ बनाएंगे। तो मैं वो एक BMX साइकिल वहाँ से उठा के लाया, फिर यहाँ आके बनाई हमने। फिर देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, तो मेकिंग डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट डिज़ाइंस। तो फिर आगे बढ़ते गए। और भाई साहब, दो सवाल ना जो स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और यंग जनरेशन है, वो मैं चाहूंगी कि आपके थ्रू जरूर वो सुने। पहली चीज मैं जानना चाहती हूँ कि आपके लिए पूरी आपकी जर्नी में टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए, तो कोई भी आपको काम जो है ना बिना मेहनत के नहीं मिलता। बिल्कुल। यू हैव टू वर्क हार्ड। और दूसरा ये नहीं भी एक बार ट्राई किया नहीं हुआ तो पीछे हट गए, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। मेरे को जब जाना शुरू किया एक्सपोर्ट में, अफ्रीका का टूर लगाया, फिर कुछ हमको थोड़ी बहुत ऑर्डर आने लग गए। देन वी वर एक्सपोर्टिंग थ्रू डनलॉप इंडिया लिमिटेड। डनलॉप इंडिया लिमिटेड का एक्सपोर्ट हाउस था, तो उनके थ्रू ऑर्डर्स आते थे, उनके साथ टूर किया, तो काफ़ी कुछ सीखा। दिन एक बार क्या हुआ कि इराक का गवर्नमेंट का काम होता था, इराक की गवर्नमेंट ऑर्डर देती थी, पर लेकिन हमारी कंपनी को उसका कभी ऑर्डर नहीं मिला। ओके। उस वक्त कोई टेलीफोन कम्युनिकेशन तो टेलीग्राम के साथ ही थी। तो एक टेलीग्राम आती है हमारी कंपनी, हमको 20,000 इराकी बाइसिकल एंड ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम था, वो गवर्नमेंट ऑफ इराक की कंपनी थी। मैं हमको 20,000 साइकिल चाहिए और आप सैंपल लेके आओ। ईरान इराक की लड़ाई चल रही थी और यहाँ से इराक बगदाद की फ़्लाइट भी रोज़ नहीं थी दिल्ली से। 2 बार तो मैं दिल्ली जाके वापस आया। फ़्लाइट नहीं मिली, एक बार वीज़ा नहीं मिला, एक बार फ़्लाइट नहीं मिली, क्योंकि सैंपल फिएट गाड़ी की छत के ऊपर रख के बॉक्स दिल्ली जाके वापस आए। फिर तीसरी बार जब फिर हुआ भी, हाँ भी ये फ़्लाइट एक थी जिसका टेक्निकल हॉल्ट था दिल्ली में। ओके। तो उसमें मेरे को एक सीट मिली, तो उसमें मैं बगदाद गया और वहाँ विदाउट एनी बुकिंग इन द होटल। ये भी सुना था वहाँ पर होटल भी नहीं मिलते और बड़ा मुश्किल टाइम था। तो लेकिन और लड़ाई का दौर वहाँ पर, दोनों इराक और ईरान की लड़ाई चल रही है। तो रात को फ़्लाइट लैंड करी। लकीली मेरे साथ फ़्लाइट में कोई वर्कर टाइप को बंदा था। वो कहता जी आप पहली बार जा रहे हैं? मैं हाँ। कहना मैं हमारा ना कंपनी का गेस्ट हाउस है, अभी रात को 2-3 बजे फ़्लाइट पहुंचेगी, 3 बजे तो कोई होटल तो आपको मिलेगा नहीं, तो हमारी कंपनी की गाड़ी आएगी, तो हम मेरे साथ आप ना उधर गेस्ट हाउस चलो, रात 3-4 घंटे अपने निकाल लो, फिर आप सुबह चले जाना, होटल ढूंढ लेना। चलो अच्छा भी, उसके चले गए, उसके गेस्ट हाउस गए, कहते जी गेस्ट हाउस तो फुल है जी, कोई जगह तो है नहीं जी। तो कहता है आज ये जो इनका सिटिंग रूम है, यहाँ पर आप लेट सकते हो लेट जाओ, या बैठ सकते हो बैठ जाओ। तो सुबह जब तक दिन चढ़ेगा तो तब आप चले जाना यहाँ से। तो मैं उधर 2-3 घंटे रुके, देखते रहे भी कब सूरज उदय होता है, कब दिन चढ़ता है। तो मैं उठा, निकला, वॉशरूम वगैरह गए, तो उसको बोला भी जैसे भी कहीं से टैक्सी मंगा, उसने टैक्सी मंगाई। उन्होंने कहा होटल बाद में ढूंढेंगे, पहले वो सैंपल रखा गाड़ी में। तो सीधा वो जो फैक्ट्री थी वहाँ से बगदाद से कोई 40-50 मील दूर पे थी दूसरा, इट वाज अदर स्मॉल टाउन। ओके। वहाँ चले गए, वो पहुँच गए 9 बजे। तो वो फैक्ट्री वाले, और ये वो समय था जब लड़ाई चल रही थी। लड़ाई चल रही थी, ईरान इराक की लड़ाई थी। तो वहाँ पहुँच गए, तो उनके पास पहुँचे, गए जी हाँ जी। मैं कहा ये साइकिल ले आए हैं, सैंपल आपने कहा था, तो इसको आप असेंबल कराओ और चेक करो। तो क्योंकि साइकिल को असेंबल नहीं लेके जाते थे हम, पार्ट्स पे लेकर लूज पार्ट्स लेके गए। उन्होंने साइकिल असेंबल कराया, 2-3 घंटे लग गए। तो कहें ये भी आप खाना खाओ। खाना भी बड़ा डिफरेंट, बल्कि मैं आज तक नहीं भूला। बहुत बड़ी और थाली थी, उसमें चावल भी थे, मटन भी था, चिकन भी था, बहुत लॉट ऑफ फूड इन वन थाली। मैं कहा मैं इतना तो नहीं खाऊंगा, अभी थोड़ा सा एक खाली प्लेट दे दो। मैंने थोड़ा सा कुछ खाया, तो मैंने कहा मेरा सैंपल कहाँ है, बोले वो बताओ। उतनी देर में वो सैंपल खड़ा हो गया, फिट हो गया, साइकिल खड़ा हो गया। तो उन्होंने टेस्ट कर लिया, कहें इसकी प्राइस बताओ।
कि भाई कितनी आपने कहा 20,000 साइकिल लेनी है हमने, तो मैंने प्राइस जो कैलकुलेट करके लेके गया था और वो प्राइस बताई जी, इसमें कुछ और कोई आप डिस्काउंट, मैंने कहा जी आपके लिए बेस्ट प्राइस है, मैं अभी इस लड़ाई के टाइम में और साइकिल उठा के लाया हूँ, तो आपको हम 3 महीने में डिलीवरी दे देंगे। तो कहा ठीक है जी, अब आप अपनी मीटिंग करते हैं। विद इन हाफ एन आवर उन्होंने कहा जी ओके, वी आर गिविंग यू द ऑर्डर। अरे वाह। बल्कि वो दैट वाज माय फर्स्ट ऑर्डर। और बाकी जब तीसरा 2 बार दिल्ली से वापस आने के बाद तीसरी बार में वहाँ पहुँच के ऑर्डर मिला तो मन में बहुत तसल्ली हुई। मैंने कहा अभी ऑर्डर तो दे दिया, अभी मेरे को होटल भी ढूंढ दो। मैंने रात को मैं सोया भी नहीं हूँ तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँ। होटल भी ऐसा होटल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था, बहुत ही हल्का सा होटल, उसका बाथरूम भी अटैच नहीं था। ओह माय गॉड। तो एक रात मैं कहा जो भी है एक अभी सोते हैं, पर अगले दिन होटल वालों को कहा भी कोई अच्छा कमरा दे दो जिसमें बाथरूम अटैच हो। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जी, शाम तक खाली हुआ। तो देन दे गेव मी अदर रूम। इट वाज नॉट इवन 3 स्टार बट स्टिल फिर उसी दिन नेक्स्ट डे मेरे पास इराकी आया, कहें जी आपको ऑर्डर साइकिल का तो मिल गया, वो मैंने ही दिलवाया है और आपको अभी पार्ट्स का ऑर्डर भी देंगे और भी बिजनेस मिलेगा, लेकिन मेरे को मेरी कमीशन चाहिए। और मैंने वो कंपनी वालों को भी कुछ 1-2 जो मैनेजर हैं उनको भी मैंने प्लीज़ करना है। मैं कहा ठीक है जी। तो कहने जी अभी आप कल फिर जाओ उधर और साइकिल पार्ट्स का भी ऑर्डर लेके आओ। तो अगले दिन फिर गया मैं, फिर उन्होंने पार्ट्स की अब बातचीत करी लेकिन ऑर्डर नहीं फाइनल किया, रिक्वायरमेंट दे दी। हाँ। मैंने कहा ठीक है मैं इंडिया जाके वर्कआउट करूँगा। तो वो 4-5 साल वहाँ इराक में बड़ा अच्छा बिजनेस चला हमारा। और उसके बाद फिर हौसला भी बुलंद हो गया, अभी हाँ भी अभी मैं जा सकता हूँ, कर सकता हूँ काम। और एक बार उसके 1 साल के आई थिंक आफ्टर 2 साल बाद मैं फिर बगदाद गया था, हम उनके बिजनेस से बातचीत करने। तो बगदाद में मेरे को यहाँ से लुधियाना से मेरे कंपनी से फैक्ट्री से मेरे कज़न टेलीग्राम डालते हैं, अभी आप प्रोसीड टू लंदन, गो टू एयर इंडिया, वहाँ से आपको टिकट मिलेगी, गो टू लंदन। मैंने कहा लंदन। फिर मैंने वहाँ से कॉल बुक करी, बड़ी मुश्किल कॉल मिली। मैंने कहा जी क्या लंदन में क्या है? कहें जी वहाँ से कुछ मशीनरी के पार्ट्स लेके आने, हमारी स्टील मिल लग रही है, उसके पार्ट्स बड़े अर्जेंट हैं, आप बगदाद गए हुए वहाँ से फ़्लाइट लो, लंदन चले जाओ। वो सामान उधर पार्ट्स उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, वो अपने सूटकेस में डाल के ले आना, वो बहुत अर्जेंट है। मैं इंडिया गया, उन्होंने टिकट बना के दी, वहाँ से मैं कल 18 के 20 घंटे लगे, 2-3 फ्लाइट चेंज करके मैं लंदन पहुँचा। तो 2 दिन लंदन रुका, वहाँ से सामान उठाया, वहाँ से वो सूटकेस खरीदे, क्योंकि मशीनरी का भी पार्ट्स बड़े थे। और साथ में वो जो मेरा कज़न का फ्रेंड था, कहते चलो तुम शॉपिंग भी कर लो। मैं क्या शॉपिंग मैंने नहीं करनी। वो टावल्स वगैरह खरीदे, वो पार्ट्स पैक करने के लिए, कुछ थोड़े बार कुछ 2-4 ट्राउज़र और शर्ट्स वगैरह भी खरीद ली। तो फिर मैं वापस आया। मेरे पास उस वक्त उस टाइम 20 किलो 25 किलो अलाउड था, बट मेरे पास 60 किलो वेट था। 3 सूटकेस थे मेरे पास। तो वो लेके आया। तो यहाँ कस्टम में हमारे भूटानी साहब थे, उन्होंने कह के वो क्लियरेंस वगैरह करवाई, जो ड्यूटी वगैरह बनी, ड्यूटी दे के कहें जी ये तो साथ ला नहीं सकते, क्या भाई ये तो पार्ट्स ज़रूरी थे इसलिए कैरी करके लाए हैं। तो देन वी गॉट थ्रू फ्रॉम, तो फिर वो पार्ट्स लगे, तो हमारी वो स्ट्रिप मिल जो थी वो उसके 1 महीने बाद वो स्टार्ट हो। बाबा साहब, जब मैं आपसे अभी आप बगदाद का एक्सपीरियंस बता रहे थे अपना, तो मेरे दिमाग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, जो यहाँ पर भी बच्चे बैठे हैं और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो सुन रहे होंगे। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल होती है नेगोशिएशन स्किल्स। तो उसमें ख़ास तौर पर किन 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं वो तो आप जाके कस्टमर से बात करके पता लगता है उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है, क्या है, कैसे। और जब भी मैंने एक गुर सीखा है, भी कभी डील क्लोज करके अगर कोई नहीं आपकी प्राइस मान रहा या आपको वो ऑर्डर नहीं दे रहा, तो डोंट क्लोज द डोर। ओके। सो बोलो भी ठीक है भाई, लेट मी थिंक इट ओवर, तुम भी सोच लो, मैं भी सोचता हूँ। नेवर शट द डोर।
आई थिंक दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल एडवाइस फॉर यंगस्टर्स स्पेशली, क्योंकि वो एकदम एग्रेशन में कई बार एग्रेशन में आप एग्रेशन में कभी नहीं जाओ। आप देखो कि आपकी डील क्लिक नहीं हो रही है, ओके यू आल्सो थिंक इट ओवर, आई विल आल्सो रीवर्क द प्राइस, वी विल कम बैक अगेन, वी विल डिस्कस अगेन। और कभी कभी कोई आपके सप्लाई में आपके माल में कभी कोई कंप्लेंट भी आ जाती है, तो यू शुड कंसिडर द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर को कभी नहीं हम नहीं कह सकते भी तुम गलत हो, और जो अगर वो गलत भी है उसको बोलो नहीं तो ठीक है, लेकिन लेट मी वर्क इट आउट, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी देता हूँ, आपको बताता हूँ यहाँ भाई इसका कैसे हल क्या है, ये प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है, और आगे से नहीं आएगी तो उसको आगे कैसे बढ़ाना है। That is how you grow business. Thank you so much for this valuable advice. अब मेरा जो अगला सवाल है वो है पद्मश्री ओंकार सिंह पावा जी से। So बाबू साहब, पद्मश्री का तो हमने अभी सुना कि आपका पूरा जर्नी का था। So जब आप वहाँ पहुँचे, राष्ट्रपति भवन पहुँचे, तो हमें ज़रूर बताइएगा कैसा मंजर था, क्या एनर्जी थी और कैसा लगा आपको। I mean, I think it was a great achievement, not just for you, your family, it was for the city, for Punjab. So how did you feel in person? मेरी ना ये 28 अप्रैल को ये फंक्शन था, 4 फरवरी को मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। तो मैं देख रहा था, आई वाज ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम दैट, और मैं 2-3 महीने में ठीक हो जाऊं। और आफ्टर सर्जरी ये मेरा पहला ट्रैवल था दिल्ली, और काफ़ी मन में था भी मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा मैं उधर, क्योंकि आवाज़ 3 महीने तो मैंने पूरा रेस्ट ही किया, ज़्यादा मैं चला भी नहीं, ज़्यादा एक्टिव लाइफ भी नहीं थी, बट स्टिल भगवान के भरोसे पहुँच गए वहाँ, और बड़ा अच्छा लग रहा। हाँ, तो इट वाज ऑल गुड, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और इट वाज रियली अमेजिंग। इतना उनका जो प्रोग्राम था और इतना हर चीज़ के टाइमिंग्स, और उन्होंने पहले हमको बता दिया भी एक दिन आपने पहले पहुंचना है शोका होटल, वहाँ से आपको वो बैच मिलना है जो आपने यहाँ लगा के लेके जाना है, ताकि प्रेसिडेंट के पास इतना ही टाइम है वो उसको जस्ट हुक लगा दे, और कुछ और आपको उन्होंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग बोला कि पहले आपने रिहर्सल के लिए जाना है। तो 28 तारीख सुबह 10:30 बजे 11 बजे उन्होंने रिहर्सल के लिए बुलाया, और रिहर्सल में पूरी उन्होंने ड्रिल कराई भी कैसे कहाँ किसी ने बैठना है, कैसे उठना है, कैसे जाके प्रेसिडेंट से अवार्ड लेना है। और उन्होंने एक मॉक प्रेसिडेंट भी बिठाया किसी को, और इवन फोटोग्राफर्स वर आल्सो देयर, और ये भी बताया भी फोटोग्राफ आपने कैसे खिंचानी है। देन ये भी बताया भी आफ्टर दी होल फंक्शन आपकी ग्रुप फोटो कहाँ होनी है, उसकी भी जगह उन्होंने सुबह बता दी हमको उसी दिन भी आपने, ताकि वो देवर अबाउट 70 लोग थे जिनको पद्मश्री उस दिन मिला, एंड इट वाज डन इन 55 मिनट्स। मेरे को खुद को आई थिंक आई टुक अबाउट 30 seconds to walk and take the पद्मश्री and come back। अब साहब आपने बोला वहाँ पर 70 अवार्डीज और थे। अब देखिए जैसे इंडस्ट्रीज को आपने रिप्रेजेंट किया, और हम सबको कितनी खुशी थी। इट वाज अ प्राइड, इट वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। उन 70 में से सबसे ज़्यादा आपको किसने प्रभावित किया वहाँ पर? किसी से आप मिले और आपको लगा मुझे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन दिल को छू गया? बहुत देखिए, there was about 69 more people, yes. और there were some people on the wheelchair also, और कुछ डॉक्टर्स भी थे, कोई सोशल वर्कर भी थे, डिफरेंट फील्ड से लोग थे, और एक से बढ़कर एक, बल्कि आप किसी को ये नहीं कह सकते किसी की कम कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे, और सारे ही बड़े अच्छे लग रहे थे और अच्छी बातचीत कर रहे थे, एंड दे वर ऑल वेरी प्लीजिंग ईच अदर। और सबसे बढ़िया तो लगा जब कि वो आफ्टर दी अवार्ड फंक्शन ग्रुप फोटो के बाद उन्होंने 70 अवार्डीज़ को और उनकी फैमिलीज़ को बोला भी आप इधर चाय के लिए लेके गए, और अवार्डीज़ 35 एक तरफ हॉल में खड़े हो गए। तो पहले तो प्रेसिडेंट भाई प्रेसिडेंट आई, सबको मिल के गए 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड के लिए, फिर वाइस प्रेसिडेंट आए, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आए। और प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए तो मेरे मन में था भी उनको मैं कैसे भी क्या
क्या बात करूँ कि अभी आपने कोई एक बात ज़रूर करनी है। और मैं सब लोग हाथ जोड़ के खड़े थे तो मैं भी खड़ा था, तो उन्होंने आते ही मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखा और बोला लुधियाना का क्या हाल है। क्या बात। तो आई वॉज रियली अमेज्ड भी, इनको पता है भी मैं लुधियाना से हूँ। मैंने तो इतना ही कहा सर पूरी भारत की इंडस्ट्री को आपने कहाँ तक पहुँचा दिया, हमारी साइकिल इंडस्ट्री का भी ख्याल रखो। उनका इंस्टेंट रिप्लाई किया था टेक्नोलॉजी लेके आओ। That's a very valid question. हाँ। आप सम्मानित भी किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो से, हमने तो फिर आपकी और क्या कहा भी सर हमारी PLI पेंडिंग है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसका कुछ करिए। तो आपने बिल्कुल प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया। बाबा साहब, जैसे मेरे हस्बैंड भी वकील है और वो मेरे को हमेशा ये कहते हैं कि आधे तो कोर्ट के जो मामले होते हैं इंडस्ट्री के, वो आपके ऑफिस में ही निपट जाते हैं। सो ये आपका रुतबा प्रभाव है, तो आपका गाइडिंग फोर्स क्या है? व्हाट इज इट दैट मोटिवेट्स यू, गाइड यू, एंड especially not just your industry but anyone who comes across you, जो भी आपके आसपास है, आप उनको जिस तरह से प्रभावित करते हैं, जिस तरह से उनको आप मार्गदर्शन देते हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है? मैंने जो अपने फादर से या अपने अंकल से सीखा है वही, कोई भी आता है तो उसकी पहले बात सुनो और उसकी बात सुन के उसकी जो कोई डिफ़िकल्टी है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो एंड देन ट्राई टू हेल्प हिम। जो भी आप कर सकते हो उसकी हेल्प करो। आखिर में पावर साहब, हमें पता है कि आप लेट हो रहे हैं, आखिर में अब मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, मैं सिर्फ ही आपसे आई थिंक विजनरी लाइक यू शुड बी हर्ड मोर ऑफन, बिकॉज आपकी जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो किसी की ज़िंदगी के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि उनकी ज़िंदगी के मायने बदल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ना दो चीज़ें चाहेंगे, एक तो जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एक लेवल अचीव कर चुके हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं, वो आगे अपना विजन कैसे बढ़ा सकते हैं, और दूसरा जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए आपकी क्या राय है? तो ये दो सवाल हैं। देखिए, स्टार्टअप्स जो हैं वो कितने हज़ारों आ रहे हैं और हज़ारों ख़त्म हो रहे हैं। उनको मेरा तो वही एक ही मंत्र है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अपना ईमानदारी से काम करो, मेहनत से करो, लगन से करो और हिम्मत नहीं हारो। अगर आपको एक बार सक्सेस नहीं मिली, दूसरी बार मिलेगी, तीसरी बार मिलेगी। और मैं उनको ये बगदाद वाला किस्सा सुनाता हूँ। तो भी अपना फिर आप जो भी कुछ अपना कमा रहे हो उसमें से 5% 10% आप चैरिटी में ज़रूर दो, और अगर किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो, लेकिन किसी को नाराज़ मत करो, हेल्प कर दो अगर कर सकते हो, और देन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। बाबा साहब, आई थिंक मैं ये खाली मेरा सवाल नहीं है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ नीतियाँ बदलें, थोड़ा दौर बदले, थोड़ी सिंप्लिसिटी आए, ऑनेस्टी आए, ट्रांसपेरेंसी आए। उनका ये सवाल ज़रूर है कि पॉलिटिक्स की तरफ रुझान नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया, ना ही आएगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए पावर साहब। और I representing the youth of Ludhiana, the entrepreneurs of Ludhiana, हम सब की तरफ से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्राउड हैं आपकी अचीवमेंट से, और ख़ास तौर पर कि आप इतना बड़ा सम्मान हमारे शहर के लिए लेके आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।